हम लोग करते हैं अभी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ओके एवरीवन, चलो, इट्स नॉट गोना टेक टाइम। एवरीवन, व्हाई? आई टेल यू, even though it's complicated and students are worried about and scared about it, if your options is done properly, this will be rather smoother. I'll just tell you how, and this is, yes, I'll be straightforward with you. प्रैक्टिकल में कुछ ना बोला हो, ना पूछा हो इंस्टीट्यूट ने, तो काफ़ी कुछ मैंने CFA VFA के सम डाले हुए हैं, कुछ एक होममेड रेसिपीज़ है, कुछ मैंने सम क्रिएट किए हुए हैं, कुछ नहीं है तो होममेड रेसिपी। हाँ, और सुन लो, बट सर, इसके ऊपर जो थियरी आता है ना, वो जब तक मैं आपको सम में वो ना समझाओ तब तक आप नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे एवरीवन, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई जस्ट पुट अप कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, मैं कैलकुलेशन करूँगा, मैं कैलकुलेशन प्रेजेंट करूँगा, आप वहाँ पे देखो। लेकिन कुछ एक सम मैंने ऐसे डाले जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली पूछे हुए, विद रिगार्ड्स टू एक स्वैप का सम है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, एक कॉलर का सम है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। तो एक एक समय ऐसा इंस्टीट्यूट ना 4-5 अटेम्प्ट में भले करे, बट वो एक एक समय वो अपन लिख के करेंगे। बाकी का आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है? अंडरस्टूड? हाँ, अभी अगर इसको स्मूथ करना है तो आप मेरा थोड़ा सहारा दो कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या होता था। सर, कॉल ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन क्या था बंदे का? प्राइस बढ़ेगा, बुलिश लॉन्ग वाले का। ये पूरा मैं डेरिवेटिव किसके लिए कर रहा हूं? सर, जिसको इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क किसको है सर? जो बोरिंग लेंडिंग करता है। तो जैसे आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए करेंसी का रिस्क था, वैसे यहां पे भी मैं पोजीशन लिखूंगा सर, तो एक बोरोवर के लिए पोजीशन लिखता हूं और एक लेंडर के लिए लिखता हूं, बोरोवर और लेंडर। एंड जस्ट सी, सिंस यू ऑल नो नाउ, बोरोवर फेसिस द रिस्क, लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट के रिस्क के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बोरोवर को रिस्क क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का या गिरने का? बढ़ने का रिस्क है, और लेंडर को इंटरेस्ट रेट गिरने का। एवरीवन विथ मी? तो सर, बोरोवर कुछ ऐसा पोजीशन ले फॉरवर्ड में, बोरोवर कुछ ऐसा पोजीशन ले फॉरवर्ड में कि भाव बढ़े तो फायदा हो, भाव बढ़े तो फायदा हो। जैसे कि आप सोचो करेंसी में ऐसा कुछ पोजीशन, भाव बढ़े तो फायदा हो, क्या 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 बाय करते थे आप फॉरवर्ड में। इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी बढ़ने का डर है तो वो आज ही फॉरवर्ड में बाय ऑर्डर बुक करता था। ऑप्शन में ऐसा कुछ करो कि एसेट बढ़े तो फायदा हो सर, लॉन्ग कॉल भी कर सकते हो और शॉर्ट पुट भी कर सकते थे सर। एवरीवन राइट? ये आपने मेरे को बताया किसमें सर? एक फॉरवर्ड में बताया और एक ऑप्शन में बताया ना, फॉरवर्ड और दूसरा ऑप्शन। ओके, उसी तरीके से जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है, मतलब ऐसा सोचो ना, एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी गिरने का डर है तो आज ही फॉरवर्ड में क्या करेगा? सेल करेगा। और सर ऑप्शन में ऐसा पोजीशन ले कि एसेट गिरे तो फायदा हो, तो क्या करेगा सर? वो लॉन्ग पुट करेगा या शॉर्ट कॉल करेगा। एवरीवन राइट? सर, सेम ही चीज है, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस और एफआरए इज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। सो जब मैं एफआरए में जाऊंगा तो या तो मैं बोरोवर के लिए या तो लेंडर के लिए सम कर रहा हूं, तो वो एफआरए में बोरोवर क्या करेगा? एफआरए इज फॉरवर्ड्स इन इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां पे एफआरए में वो क्या करेगा? बाय करेगा एफआरए फॉरवर्ड। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर होगा तो, और इंटरेस्ट रेट गिरने का डर होगा तो वो सेल करेगा एफआरए, और कुछ नहीं। और ऑप्शन में लॉन्ग कॉल या शॉर्ट पुट करेगा किस पे? इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे। तो लॉन्ग कॉल या शॉर्ट पुट, दैट्स इट। सेम चीज होगा, बट ऑप्शंस में और फॉरवर्ड में सेम चीज होगा। जो आप वहां पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए करते थे, यहां पे बोरोवर लेंडर के लिए करना है। सिर्फ नाम चेंज होने वाला है, सिर्फ नाम चेंज होने वाला है। एवरीवन, सो वेलकम टू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। यू रिमेंबर योर बैंक्स लंडन ऑफिस एंड देन लाइबोर, और फिर मैंने लाइबोर पे सम कराया और मैंने अंशु जैन के बारे में बोला और बोला लाइबोर में स्कैम हुआ था, लाइबोर पे $350 ट्रिलियन का ट्रेड डिपेंडेंट था। एवरीवन, सो दैट इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स।
Derivatives is one of the most traded financial instrument with an annual volume of $700 trillion. Majority किसमें? OTC में. Of the many financial instrument like stock, bond, currencies, वो अपन ने derivatives में पढ़ा था. मैं अभी किस पे फोकस कर रहा हूँ? इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट पे. These interest rate instruments are based on a reference benchmark rate called LIBOR, फिर अपना माइबॉर है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट या रेपो रेट, जो भी एक रेफरेंस रेट या बेंचमार्क रेट. तो वहां पे मैंने लिखा है ट्रेड ऑन लाइबॉर टुडे इज अराउंड 450, 350, 400 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है पूरी दुनिया में. लाइबॉर पे डिपेंडेंट है जिसपे स्कैम हो गया था. उसमें से अभी मैं कर रहा हूं कॉल ऑप्शन. किस पे? इंटरेस्ट रेट पे. पूरा क्लास बताएगा इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन कौन खरीदेगा. कॉल ऑप्शन कौन खरीदता है? जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, बोरोवर. सर आप आगे बताओ, मैं पढ़ाऊं उसके पहले. कॉल ऑप्शन कब एक्साइज होता है? व्हेन एसटी इज ग्रेटर देन एक्स. सर एसटी मतलब स्पॉट रेट एट मैच्योरिटी. अब मैं बोलूंगा स्पॉट इंटरेस्ट रेट एट मैच्योरिटी. मतलब मैच्योरिटी पे क्या इंटरेस्ट रेट हो जाएगा. सर इंटरेस्ट रेट आगे पीछे होगा लाइबॉर का या माइबॉर का, या जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस रेट. तो मैच्योरिटी पे रेफरेंस रेट क्या हो जाएगा वो. सो अभी मैं क्या करूंगा पता है? वर्ड्स चेंज करूंगा. वर्ड्स मतलब एसटी मतलब मैं क्या बोलूंगा? इंटरेस्ट रेट ऑन मैच्योरिटी दैट इज रेफरेंस रेट. जो क्या रह सकता है? सब में दिया रहेगा, लाइबॉर, माइबॉर, रेपो. और सर एक्स क्या था? स्ट्राइक प्राइस था. अभी सब इंटरेस्ट रेट पे है ना, तो क्या रहेगा? स्ट्राइक रेट. एवरीवन गेटिंग दैट? इट्स द सेम थिंग, डिफरेंट नेम. सो मैं आगे पढ़ा उसके पहले. सर कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? व्हेन एसटी इज ग्रेटर देन एक्स था ना. अभी एसटी को मैं क्या बोलूंगा? व्हेन रेफरेंस रेट दैट इज लाइबॉर, माइबॉर विल बी ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट दैट इज एसटी ग्रेटर देन एक्स. एवरीवन विथ मी ऑन दिस थिंग? तो generally a borrower who has a floating rate liability outstanding is always at the risk of क्या sir? Rise in interest rates. In order to hedge this adverse movement of an upward rise in interest rate, one can buy क्या? Interest rate call option. Long कर सकता है call option को. Under interest rate call option, similar to option on stock, the buyer of the option benefits when ST is greater than X. Everyone in the class? ST क्या? Spot rate on maturity था. यहाँ पे क्या होगा? ST reference rate on maturity, which can be LIBOR, MIBOR or repo, whatever. And X दो जन ने मिलके डिसाइड किया स्ट्राइक रेट. स्ट्राइक प्राइस था वो इधर, स्ट्राइक रेट कॉन्ट्रैक्टेड रेट. लेकिन सर अगर मैच्योरिटी पे ST इज लेस देन X तो बोरोर को चिंता ही नहीं है. बोरोर को क्या डरता है? इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ऑप्शन से पैसा आ जाता. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो बोरोर को मजा है. क्यों? क्योंकि वो जिधर से बोरो किया उधर कम रेट पे करेगा और ऑप्शन एक्सपायर होने देगा. तो सर ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट गया बोरोवर के लिए तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ऑप्शन से पैसा मिलेगा, मेरा बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा या लॉक हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस पे. लेकिन नीचे गया सर, नीचे गया तो इंटरेस्ट रेट नीचे गया, मेरे लिए तो अच्छा है और ऑप्शन एक्सपायर होने दो, मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूं. कट शॉर्ट. पता क्या चला? पता है ऑप्शन लेके बोरोवर को उसका कॉस्ट कभी स्ट्राइक रेट के ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे जा सकता है. समझा क्या? दैट्स अ ड्यूअल एडवांटेज. बट इसके लिए वो प्रीमियम भरेगा. एवरीवन, प्रीमियम विल बी अ पार्ट ऑफ दैट cost, minor cost. So if on maturity reference rate increases, बढ़ गया, that is ST greater than X, the buyer of the call option will exercise the option and can use the gains from the option क्या चीज के लिए? to offset the increased cost of borrowing. जो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना, उधर का जो कॉस्ट बढ़ गया वो ऑप्शन से आ जाएगा उसको पैसा, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा अगर रेफरेंस रेट ऊपर चले गया तो. लेकिन अगर नीचे गया तो हाउ रिफंड मैच्योरिटी रेफरेंस रेट फॉल्स बिलो द स्ट्राइक रेट, द ऑप्शन बायर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड कैन, मैंने लिटरली लिखा है ये वर्ड, एंड कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लोअर बोरिंग कॉस्ट. सर ये किसके लिए? कॉल ऑप्शन. इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन किसके लिए? बोरोवर के लिए जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है. तो सर इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन कौन लेगा? जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है. लेंडर. सर लेंडर इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन लेगा वो एक्सरसाइज कब करेगा? जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा. सर तो इसको मैं क्या वर्ड यूज करूं? व्हेन ST इज लेस देन X. सर ST के बदले क्या यूज करूंगा मैं? रेफरेंस रेट
इज लेस देन एक्स मतलब स्ट्राइक रेट। तो सर इंटरेस्ट रेट, लेंडर को क्या चिंता है पब्लिक, जरा ध्यान दो, लेंडर को क्या चिंता है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाए तो मेरे को कम पैसा मिलेगा, वो ऑप्शन भरपाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, पुट लिया है ना, पुट नीचे जाएगा तो एक्सरसाइज होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, यस, और मेरा जो कॉस्ट, मेरे को जो पैसा कम मिलने वाला था वो ऑप्शन दे देगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो मैंने जिधर लैंड किया उधर से ज्यादा मिलेगा और ऑप्शन एक्सपायर। समझा क्या बेनिफिट उसको? एवरीवन, जनरली अ लेंडर हु हैज अ फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, सर वो मैंने फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी लिखा है, उसको फ्लोटिंग रेट एसेट कर दो। लेंडर के लिए इट्स एन एसेट, राइट? किसी को लोन दिया हो, एवरीवन, बराबर? Generally, a lender who has a floating rate asset outstanding is always at the risk of क्या public? Fall in interest rates. Therefore, in order to hedge this adverse movement of downward fall in interest rate, one can buy an interest rate put option. Public, interest rate put option कब exercise होगा? If on maturity reference rate मतलब ST, spot on maturity. If reference rate falls below the strike rate, the option buyer will exercise the option and can use the profits or gains from the option payoff to offset the increased cost of borrowing, है ना सर? उसको थोड़ा कैंसिल कर दो ना, to offset the loss on asset। जो उसने लेंड किया है ना, उसमें उसको कम आने वाला था वो। Everyone. However, if on maturity reference rate increases beyond the strike rate, the option buyer will not exercise the option and can enjoy the benefit of lower borrowing cost को cancel कर दो, can enjoy the benefit of higher gains on lending, higher gains on lending। जो lending rate बढ़ जाएगा उसका मजा लेगा और ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। एवरीवन, राइट? चलो, तो एक सम में मैं डिस्प्ले करता हूँ ये कैसे वर्कआउट करता है एवरीवन। सो प्लीज कम टू योर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन के साथ मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ दैट हाउ एग्जैक्टली वर्क्स इन द इंडस्ट्री। हाँ एवरीवन, चलो ओके पब्लिक, जरा फोकस करना, कोई कैलकुलेशन का लोड ही नहीं इधर। क्यों? एक थीम में बता देता हूं। ये जितने भी सम है ना सर, जितने भी सम्स है एक्सेप्ट फ्यू जो मैं यहाँ पे क्लास में लिखाऊंगा आपको, उसके अलावा सब सम में क्या पता है, क्या आपको आंसर पहले ही पता है करने से पहले, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझो तो। इन 40 days a bank plans to lend 5 million for 180 days। सर बैंक प्लान्स टू लेंड 5 million फॉर 180 days। जरा समझना, कितने दिन में? 40 दिन बाद। सुनना, अभी नहीं है, अभी लेंड नहीं कर रहा है, 40 दिन बाद बैंक प्लान कर रहा है लेंड करने का। कितने दिन के लिए? फॉर 180 days। मतलब बैंक लेंडिंग करने वाला है आज नहीं, कभी करने वाला है 40 दिन बाद, 180 days के लिए। मतलब जरा ध्यान देना, बैंक को टेंशन क्या है? ये बैंक तो लेंडर है ना, ये लेंडर को टेंशन क्या है? उसको इंटरेस्ट रेट गिरने का टेंशन है पब्लिक। तो वो ऑप्शन में पोजीशन पूरा क्लास बताएगा, ऐसा ले कि इंटरेस्ट रेट गिरे तो फायदा हो। क्या करेगा सर? वो लॉन्ग पुट करेगा। किसी भी चीज के गिरने का आपको डर हो तो ऐसा पोजीशन लो कि गिरे तो फायदा हो, लॉन्ग पुट, बेरिश पोजीशन। एवरीवन इन द क्लास? अभी सर जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो,
वो लोन है ना, लोन देने मतलब लेंडिंग करने आज नहीं जा रहा है। आज ही अगर जाता तो जो भी मार्केट में रेट रहता उस पे लेंड कर देता, काय का टेंशन। 40 दिन बाद लेंड करने जाने वाला है तो उसको टेंशन है इंटरेस्ट रेट गिरने का। कभी? आज से लेके 40 दिन के अंदर, या टू बी प्रिसाइज 40 दिन बाद जब वो लेंड करने जाए तो अभी इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो सर एक्चुअली वो हेजिंग कितने टाइम के लिए करना चाहता है? 40 दिन तक बचना चाहता है। और किस चीज पे हेज करना चाहता है? लोन। वो लोन देने जा रहा है ना, लोन कितने टाइम का है? 180 दिन का। समझा? अब सर लेकिन सब चीज का पेमेंट, उसने लोन दिया 40 दिन बाद, उसका पेमेंट कब आएगा उसको? इंटरेस्ट का 228 डे, 180 दिन आफ्टर 40 दिन। समझा क्या स्ट्रक्चर एवरीवन इन द क्लास? तो सर जरा स्ट्रक्चर समझो। आज से 40 दिन बाद बैंक को लेंड करना है, आज से 40 दिन बाद, और उसको लेंड करना है 180 दिन के लिए। अब वो लेंड करेगा 40 दिन बाद जो भी मार्केट में उस दिन रेट होगा जिसका उसको टेंशन है। लेकिन वो लेंड करने पे, आप किसी को लेंड करो तो सामने वाला इंटरेस्ट कब पे करेगा? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी कब है? 220वें दिन पे। 220वें दिन पे 40 दिन बाद 180 दिन। समझा क्या एवरीवन? तो सब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने दिन पे होगा? कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा? जितना भी प्रिंसिपल है इनटू 180 डेज। समझा क्या? सब कैलकुलेशन इंटरेस्ट का आदान प्रदान कितने पे होगा? 180 डेज के हिसाब से होगा, क्योंकि 180 डे का लोन है, 180 डे का लोन है। आगे, द लेंडिंग रेट इज लाइबोर प्लस 300 बेसिस पॉइंट। पब्लिक लेंडिंग रेट इज लाइबोर, मतलब ये भाई ने जो जिसको लोन दिया है उसको क्या रेट पे लोन दिया है? लाइबोर प्लस 300 बेसिस पॉइंट। सर 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3%। सर उसको क्या गिरने का डर है? 3% तो 3% ही रहने वाला है, उसको एल लाइबोर गिरने का डर है। समझा क्या? सो वो सर वो लाइबोर को हेज कर रहा है, वो 3% को नहीं, 3% तो लॉक है। 3% क्यों है सर? क्रेडिट रिस्क। मैं इसको लोन दूंगा लाइबोर प्लस 3% पे, इसको दूंगा, इसका क्रेडिट रिस्क ज्यादा तो लाइबोर प्लस 4, इसको दूंगा लाइबोर प्लस 5। तुम्हारे क्रेडिट रिस्क के हिसाब से लाइबोर प्लस समथिंग दूंगा। समझा एवरीवन? सो चेंज क्या होने वाला है? लाइबोर, उसका टेंशन है मेरे को। जिसको लेंड किया है ना लाइबोर प्लस 3 पे, नेक्स्ट टाइम पे लाइबोर गिर गया तो मेरे को कम मिलेगा, ये टेंशन है बैंक को। आगे, the bank is at the risk that the rates will of course क्या fall down during the period and thus is considering to buy interest rate put option। ये क्वेश्चन में दिया है बट अपन ने पहले ही निकाला कि वो इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन लेगा। मैं क्वेश्चन के भरोसे नहीं जाऊंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? द पुट मैच्योर्स इन 40 डेज। सर क्या बोला उन्होंने? पुट कब मैच्योर हो रहा है सर? 40 डेज। क्यों? आप कितने टाइम के लिए हेज कर रहे हो? 40 दिन के लिए हेज कर रहे हो। सिर्फ 40 दिन में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाने का डर है। तो सर व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? मतलब मैच्योरिटी ऑफ पुट कितना है? कैन आई से दिस इज ऑप्शन मैच्योरिटी? लेकिन अंडरलाइन का मैच्योरिटी कितने दिन का है? अंडरलाइन कितने दिन का है? अंडरलाइन एसेट जो है, अंडरलाइन एसेट का मैच्योरिटी कितना है सर? 180 दिन। समझा क्या पब्लिक? एवरीवन, दो अलग चीज है। हाँ, एंड द प्रिंसिपल, the notional principal rather is $5 million with underlying of 180 दिन। उन्होंने भी बोला और अपने को भी बताया अंडरलाइंग 180 दिन। लेकिन अभी क्या ऐड करूंगा मैं? नोशनल प्रिंसिपल कितने का है? डॉलर 5 मिलियन। एवरीवन इन द क्लास बराबर ना? 5 मिलियन बोला ना? हाँ सर, मतलब जो भी इंटरेस्ट का इनफ्लो आउटफ्लो है वो कितने पे मेजर होगा? अंडरलाइंग एसेट क्या है पता है? 5 मिलियन फॉर 180 डेज। क्या है अंडरलाइंग एसेट? 5 मिलियन लोन फॉर 180 दिन। एवरीवन, आगे, स्ट्राइक रेट इज 4.5%। स्ट्राइक रेट सर हम दोनों ने जो मिलकर स्ट्राइक रेट डिसाइड किया वो कितना है? 4.5%। इधर सम खत्म, सम का सॉल्यूशन भी खत्म। क्या 4.5% का स्ट्राइक रेट है? इससे क्या होगा? प्रीमियम को इग्नोर करो। 4.5% का स्ट्राइक रेट लॉन्ग पुट लिया, मतलब
ऑब्जेक्टिव क्या है? 4.5% के नीचे जाएगा तो ऑप्शन से पैसा मिलेगा। इन शॉर्ट मेरा कॉस्ट मतलब मेरे को लेंडिंग में 4.5% से नीचे मिलेगा क्या? कुछ नहीं, 4.5% प्लस 3 क्या? L+3 है ना सर। मेरा कॉस्ट है ना दुनिया ऊपर नीचे हो जाए 7.5% से नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो ऑप्शन पैसा दे देगा। ऐसा ऑप्शन मैंने मारा हुआ, समझा क्या? अब वो मेरे पास से क्या करवाएंगे वो देखते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंडिंग रेट एंड लेंडिंग कॉस्ट इफ लाइबोर एट मैच्योरिटी टर्न्स आउट टू बी 4 या 5। सर आपका आंसर इधर ही आ गया, पता है क्या? 4.5 से नीचे गया, 4.5 से कहना है एस टी इज लेस देन एक्स, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। आपको मिनिमम कितना मिलेगा? 4.5 तो मिलेगा ही, प्लस 3 सर आपको 7.5 आपका इफेक्टिव रेट है। लेकिन 5 हो गया तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मजा लूंगा मैं। 5 + 3 8 इज गोइंग टू बी माय इफेक्टिव रेट। ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा ना, तो बंदे को कितने पे लैंड करूंगा? जो भी उस दिन पे लाइबोर है 5 + 3। सम का आंसर आ गया इधर। बाकी सब फॉर्मेलिटी, बाकी सब जो मेरे को इंस्टीट्यूट बोलेगा वो मैं करूंगा। अब इंस्टीट्यूट मेरे को क्या क्या बोल सकता है मैं वो आपको बता रहा हूं, जो आज तक शायद बोला हो या ना बोला हो। आपको क्या क्या बोल सकता है समझो। इन्होंने एक रेट बोला है, अज्यूम लाइबोर एट मैच्योरिटी इज 4%, तो मैं लिखता हूं लाइबोर एट मैच्योरिटी मतलब रेफरेंस रेट जो आपके लिए एसटी है इस 4%। स्ट्राइक रेट कितना था? 4.5%। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं? ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं, क्या हो गया सर? एसटी इज लेस देन एक्स, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। तो सर ऑप्शन पे ऑफ कैसे लिखते हैं आप? ऑप्शन पे ऑफ याद है पुट में मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्या लिखते थे सर? x माइनस एस टी। सर x के बदले नाम बोलो ना, x के बदले मैं बोल सकता हूं स्ट्राइक रेट, माइनस एस टी के बदले मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड, रेफरेंस रेट। तो सर आपका स्ट्राइक रेट और रेफरेंस रेट और 0 मतलब सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैं क्या करूंगा? 4.5 नेट क्या आ जाएगा? अगर ये भी नहीं करना है तो नेट क्या आ जाएगा सर आपका? नेट गिरा है रेट नीचे, एवरीवन रेट नीचे गिरा है सर, तो मेरे को कितना मिलेगा वहां पे? 0.5%। लेकिन सर कितने पे? जितने का लोन है उसको मैं बोलता हूं नोशनल प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए सर? D/360, जितने भी दिन के लिए। समझा क्या? मंथ रहता तो मैं /12 कर देता, एग्जैक्ट डेज रहता तो /365 कर दो। तो सर 0.5% का मेरे को फायदा होगा कितने पे? $5 मिलियन पे फॉर 180 डेज। इतने मेरे को ऑप्शन से मिलेगा। ये पहला चीज इंस्टीट्यूट मेरे पास से पूछ सकता है, सुनना अच्छे से। सर ये तो ऑप्शन खत्म हुआ, जिसको एक्चुअली में लैंड किया था उसके पास से क्या मिलेगा? एक्चुअल अमाउंट क्या मिलेगा मेरे को उसके पास से? वो कितना देगा सर? लाइबोर प्लस 3% देने वाला है। कितने पे? नोशनल प्रिंसिपल इंटू D/360। तो सर लाइबोर क्या हो गया अपना? लाइबोर क्या हो गया मैच्योरिटी पे? 4.5%। तो 4.5%, सॉरी लाइबोर 4% हो गया ना, वो तो स्ट्राइक रेट है। लाइबोर मेरे को हो गया 4% सर। कितने पे सर? कितने पे? अगेन $5 मिलियन पे फॉर 180/360। हाँ सॉरी माई मिस्टेक, 4 + 3 7%। इधर मेरे को कुछ डॉलर में मिलेगा। सो सर व्हाट विल बी इफेक्टिव कॉस्ट या इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव अमाउंट कितना होगा? इफेक्टिव अमाउंट अगर मैं बोलूं तो सर मेरे को ऑप्शन से भी कुछ पैसा मिल रहा है और मेरे को एक्चुअल लैंडिंग जिधर से किया उधर से भी पैसा मिलेगा। तो सर मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है? जरा अमाउंट निकाल सकते हो यहाँ पे डॉलर में? 0.5% ऑन $5 मिलियन इंटू 180/360 एवरीवन। हाँ इंटू मिलियन करो ना, 12,500 ये मिलने वाला है। M+ में डाल दो इसको। दूसरा पब्लिक 60% ऑन 5 मिलियन इंटू 180/360, 1,75,000। M+ में डाल के MRC मारो, 187,500 मिलने वाला है सर। ये है आपका इफेक्टिव अमाउंट। सर इसी से मैं अगर रेट निकालने बोलूं तो सर आपको कितना मिलने वाला है? 187,500 कितने पे?
5 मिलियन पे इसको मैं एनुअलाइज करूं 360 अपॉन 180, तो मेरा आंसर तो पहले ही आ गया है क्या, मिनिमम 7.5%। आंसर पहले ही है मेरे पास। अब इंस्टीट्यूट को जो पूछना है पूछे, वो मेरे को बोलेगा ऑप्शन पे ऑफ निकाल, एक्चुअल अमाउंट निकाल, इफेक्टिव अमाउंट निकाल, इफेक्टिव रेट निकाल। आई हैव गॉट द आंसर ऑलरेडी। क्यों? जब भी स्ट्राइक रेट के नीचे जाएगा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, मेरे को मिनिमम स्ट्राइक रेट प्लस स्प्रेड, जो भी स्प्रेड है वो। सर अभी देखो बिना कैलकुलेटर का आंसर, जब 5% हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या होगा, पे ऑफ 0, ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा। तो सर जो एक्चुअल अमाउंट है वो इफेक्टिव अमाउंट आएगा, 5 + 3 8%। गेम ओवर। एवरीवन जरा देखो पब्लिक, जब रेफरेंस रेट 4% हो गया, यहां पे जरा देखो पब्लिक, जब रेफरेंस रेट 4% हो गया ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यस। मेरे को मिनिमम कितना मिलेगा, 4.5 + 3 7.5। और जब रेफरेंस रेट 5% है तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन पे ऑफ 0, तो मेरे को कितना मिलेगा, 5 + 3 8। सर ये इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन किसके लिए लिया अपन ने, लेंडर के लिए। अगर मैं यही सब में बोलूं, अगर मैं बोरोवर रहता, पूरा सम सेम, तो मेरे को क्या डर था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो मैं इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन लेता। सर कॉल ऑप्शन क्या स्ट्राइक रेट पे लेता, 4.5, तो मेरा ऊपर का कॉस्ट कैप हो गया, 4.5 के ऊपर जाएगा तो ऑप्शन देगा। तो जब इंटरेस्ट रेट 4% हो गया, गिर गया, ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, मेरा कॉस्ट क्या रहेगा, 4 + 3 7%। 4 + 3 लाइबोर प्लस 3% है ना, लाइबोर 4 है प्लस 3 वही रहेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो गया तो पब्लिक क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, 4.5 के ऊपर का सब ऑप्शन देगा। 5% छोड़ो 15% भी हो गया तो भी मेरे लिए क्या प्रॉब्लम, मेरे को तो 4.5 के ऊपर का सब ऑप्शन देगा। मेरा कॉस्ट 4.5 + 3 7.5 से ऊपर जाएगा ही नहीं। एवरीवन समझा क्या, इंटरेस्ट रेट कॉल हो या पुट हो, हाउ विल इट प्ले। यू ऑलरेडी नो द इफेक्टिव रेट, रेस्ट एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर फॉर्मेलिटी। समझा एवरीवन। हाँ लेकिन इसमें छोटा छोटा कुछ चीजें, जैसे कि जो ये आपने सम किया, थोड़ा समझो। यहां पे ये सर आपको सम में क्या बोला था, इन 40 days बैंक इज प्लानिंग टू लेंड फॉर 180 days। तो अभी थोड़ा यूनिक चीज समझो, क्यों पता है क्या, क्योंकि ये सब एक्सचेंज पे नहीं होता है, ये सब एक्सचेंज पे नहीं होता है, ये सब होता है किधर, OTC। तो इट्स वेरी नीश एंड कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा समझो क्या होता है, उसको डर क्या है, 40 दिन में इंटरेस्ट बढ़ने का है, गिरने का डर है, तो हेजिंग जितने टाइम का डर है उतने टाइम तक करता है। जैसे कि सर आपने स्टॉक लिया रिलायंस का, याद है शिवांग मैं क्या बोला था, हेजिंग टेम्पररी। अगर आपको फॉरएवर डर लग रहा है गिरने का या बढ़ने का, तो हेजिंग मत करो, बेच दो। आपको टेम्पररी डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है 40 दिन में रेट गिर गया तो, या रेट बढ़ गया तो मैं हेज कितने टाइम के लिए कर रहा हूं, ऑप्शन ड्यूरेशन सर यहाँ पे समझो 40 days है, हेज कितने टाइम के लिए कर रहा हूं, 40 दिन के लिए। किस चीज पे कर रहा हूं उसको मैं बोलता हूं अंडरलाइंग एसेट। जो ये सब में कितना था सर, 180 day लोन था, कितने पे, 5 मिलियन। सर वो 5 मिलियन को सम में भी लिखा क्या, नोशनल प्रिंसिपल। क्यों पता नोशनल, क्यों नोशनल प्रिंसिपल, नोशनल किसको बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि एक्चुअली में 5 मिलियन तो लेना देना ही नहीं है। 5 मिलियन का कुछ एक्सचेंज हो रहा है क्या, 5 मिलियन पे इंटरेस्ट का डिफरेंस एक्सचेंज हो रहा है। कहीं पे भी पूरे ट्रांजैक्शन में किसी ने किसी को 5 मिलियन दिया क्या ऑप्शन में, लेकिन 5 मिलियन को आपने क्यों यूज किया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, नोशनल प्रिंसिपल, क्योंकि अपन प्रिंसिपल को हेज नहीं कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना कम ज्यादा होगा उसको हेज कर रहे हैं। इसके लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, नोशनल प्रिंसिपल। अब सर अंडरलाइन का ड्यूरेशन कितना, अंडरलाइन एसेट जो है लोन, उसका ड्यूरेशन कितना, 180 दिन। हेजिंग का पीरियड कितना, 40 दिन। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का, पूरा अग्रीमेंट 2 जन के बीच में बनेगा कितने दिन का,
220 दिन। क्यों पता है 220 दिन? क्योंकि सब चीज का पेमेंट कब होगा? सब चीज डिसाइड किधर हो जाएगा सर? 40वें दिन पे डिसाइड हो जाएगा ना कौन किसको कितना पे करेगा। सर इंटरेस्ट आर ऑलवेज पेड इन अरियर्स। आप आज बैंक में कदम रखो, आपको आज पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना है, लेकिन पैसा कब देंगे? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी कब है? 228 डे। क्या लिखा है मैंने 228 डे को? सेटलमेंट डेट ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग सर मतलब दो चीजें आपके पास, क्या पता है? अंडरलाइंग एसेट भी और ऑप्शन भी। उन दोनों का पैसे का एक्सचेंज कब होगा? कब होगा? लास्ट में 228 डे पे। सो पब्लिक एक एक करके चीज में यहां पे रीड कर रहा हूं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द हेजिंग पीरियड वेयर बाय देयर इज अनसर्टेनिटी कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, दैट इज 40 डेज। एवरीवन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है? 40 दिन का है। द आउटस्टैंडिंग डेट इज फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, जैसे ये सब में 5 मिलियन फॉर सर्टन मैच्योरिटी, जैसे कि ये सब में 180 दिन। यार द ड्यूरेशन ऑफ अंडरलाइंग, सर अंडरलाइंग का ड्यूरेशन 180 दिन का है, लेकिन वो शुरू कब होगा? 40 दिन बाद। यार द ड्यूरेशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट दैट इज लोन बिगिंस एट द एंड ऑफ ऑप्शन मैच्योरिटी, जहां पे ऑप्शन खत्म हो रहा है ना, वहां पे अंडरलाइंग का ड्यूरेशन चालू होगा। द सेटलमेंट ऑफ अंडरलाइंग एज वेल एज ऑप्शन पे ऑफ इज डन कभी? एंड ऑफ अंडरलाइंग मतलब 180 दिन जब खत्म होगा 40 दिन बाद 220वें दिन पे सब सेटलमेंट होगा। दिख रहा है क्या पब्लिक? एवरीवन, however both the above payoff are decided in advance at the end of option hedging period। मतलब सर आपको 40वें दिन पे ही पता चल गया ना ऑप्शन एक्सपायर होगा या नहीं, बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। भले पे ऑफ सब 220वें दिन पे हो, लेकिन पता चल जाएगा कब? सब आपको 40वें दिन पे। एवरीवन, the entire calculation is done on notional principal into d/360, जितना भी अंडरलाइंग है जितनी भी टाइम का। सिंस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल इट इज यूज्ड फॉर पे ऑफ कैलकुलेशन ओनली, इसीलिए अपन उसको नोशनल बोलते हैं, क्योंकि कोई प्रिंसिपल एक्चुअली में एक्सचेंज नहीं होने वाला है। वो अपन प्रिंसिपल को सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। सर आप हेजिंग किसके लिए कर रहे हो? वो लाइबोर के लिए, उसके स्प्रेड के लिए, दोनों के लिए? लाइबोर के लिए, क्योंकि स्प्रेड तो फिक्स है 3%, 4%, 2% जो भी है। हेजिंग इज डन ओनली फॉर रेफरेंस रेट दैट इज लाइबोर एंड नॉट फॉर द स्प्रेड विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। जो चेंज होने वाला है वो हेज कर रहा हूं। समझा एवरीवन? इंटरेस्ट रेट कॉल एंड पुट। एवरीवन, इंटरेस्ट रेट कॉल एंड पुट। राइट राइट, ओके। अब सर ये वाला जो आपने लोन देखा ना, उसमें एक चीज था, क्या पता है? एक लोन लिया है, वन शॉट पेमेंट किया आफ्टर मैच्योरिटी और खत्म। सर इन रियलिटी कॉर्पोरेट लोन ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट लोन कैसा होता है मैं जरा यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। कॉर्पोरेट लोन समझो 2 साल का लोन है, 2 साल का लोन। अभी जो आपने सम किया उसमें वन शॉट लास्ट में पेमेंट हो रहा था। इन रियलिटी कॉर्पोरेट लोन में एवरी क्वार्टरली और 6 मंथली रिकैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का। जो फ्लोटिंग रेट लोन रहता है ना टिपिकल, तो रिकैलकुलेशन मतलब एवरी 3 मंथ पे अगर मैं करूं एवरी क्वार्टरली, तो पहला रिकैलकुलेशन कब होगा? 3rd मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 9 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर 15, फिर 18 और फिर 21 और फिर 24। सर ये क्या होगा? मतलब इसका मतलब क्या कि 2 साल का लोन है, हर 3 महीने पे बैंक क्या करेगा? रिकैलकुलेट करेगा कि आज का लाइबोर क्या है 3 महीने का, और उस हिसाब से इंटरेस्ट का एक्सचेंज होगा। दिस इज अ टिपिकल लाइबोर लोन, जहां पे लाइबोर लोन रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लेकिन एवरी क्वार्टरली या एवरी 6 मंथ्स पे रिकैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। सर तो अभी अगर आप बोरोवर हो तो आप कॉल ऑप्शन लोगे? कॉल ऑप्शन लोगे अगर आपको डर है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का? तो सर आपको 3rd मंथ पे कितना पे करना है एंड पे, वो आज ही पता चल जाएगा। लेकिन आपको चिंता क्या चीज का है? 3rd मंथ पे, नेक्स्ट 3rd मंथ पे, मतलब 6 मंथ पे कितना पे करूंगा ये मेरे को आज नहीं पता है 0th पॉइंट पे। तो मैं क्या लूंगा सर? मैं इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन लूंगा। कितने टाइम का? 3 मंथ का, आफ्टर 3 मंथ्स। ये एक लू। सर दूसरा भी लेना पड़ेगा क्या?
3 मंथ का आफ्टर 6, 3 मंथ का आफ्टर 9, ऐसे मल्टीपल कॉल ऑप्शन लेने पड़ेंगे। उसके बदले मैं एक कॉम्बो ले लेता हूं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कैप। और वो इंटरेस्ट रेट कैप क्या है? इट्स अ कॉम्बो ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल। मतलब क्या सर? समझो मैंने इंटरेस्ट रेट कैप ले लिया एक स्ट्राइक रेट पे 10% पे। उससे क्या होगा? आने वाले हर क्वार्टर पे जब भी 10% के ऊपर इंटरेस्ट रेट जाएगा, ऑप्शन से पैसा मिलेगा। जब जब जाएगा, मेरे को बार बार लेने की जरूरत नहीं है। एक कॉल ऑप्शन लू तो इट्स एन इंटरेस्ट रेट कॉल, मल्टीपल कॉल ऑप्शन लू तो मल्टीपल कॉल ऑप्शन का कॉम्बो कैप। सर कैप नाम के अंदर भी नहीं, कैप मतलब इस रेट के ऊपर मेरा कॉस्ट जाएगा ही नहीं, इस रेट के ऊपर मेरा कॉस्ट जाएगा ही नहीं। तो सर ऐसा लेंडर को भी चिंता है इंटरेस्ट रेट गिरने का, तो वो भी क्या करेगा? मल्टीपल पुट ऑप्शन का कॉम्बो लेगा। उसको क्या बोलते हैं पता है? इंटरेस्ट रेट फ्लोर। फ्लोर किधर रहता है? डाउन साइड, उससे नीचे मिलेगा नहीं। कैप से ऊपर जाएगा नहीं, फ्लोर से नीचे मिलेगा नहीं। तो पब्लिक पूरा क्लास बताएगा इंटरेस्ट रेट कैप कैन आई से इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन। तो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट फ्लोर? इट्स अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन। तो जो आपने कॉल और पुट पढ़ा उसका कॉम्बो है कैप और फ्लोर। कैप नाम के अंदर ही मीनिंग है कैप, ऊपर, उसके ऊपर जाएगा नहीं। फ्लोर नीचे, उसके नीचे जाएगा नहीं। जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है वो पुट ऑप्शन ले, या कॉम्बो लेना है तो फ्लोर ले। जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है वो कॉल ऑप्शन ले या कॉम्बो ले, उसका क्या? कैप। एवरीवन, interest rate cap and interest rate floor option. Cap, it is a series of interest rate call option. Under this agreement, cap seller मतलब सर जिसने ऑप्शन बेचा है वो ऑप्शन खरीद रहा है, उसको मैं बोलूंगा कैप बायर। कब पैसा देगा? जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जिसने ऑप्शन बाय किया उसको पैसा मिलेगा। कौन देगा उसको? ऑप्शन सेलर। तो सर under this agreement the option seller या cap seller agrees to make payment to the option buyer या cap buyer when the reference rate exceeds the strike rate के बदले भी नाम क्या यूज करेंगे? cap rate। सर कट शॉर्ट, when ST is greater than X तो कॉल ऑप्शन वाले को पैसा मिलेगा। कौन देगा? बायर को पैसा कौन देगा? सेलर। लॉन्ग कॉल वाले को पैसा कौन देगा? शॉर्ट कॉल। वही पढ़ा रहा हूं, सिर्फ अलग नाम से। सर जब इंटरेस्ट रेट फ्लोर में पैसा कब मिलेगा? व्हेन एसटी इज लेस देन एक्स। एसटी को क्या बोलते हैं अपन? रेफरेंस रेट। एक्स स्ट्राइक रेट बोलते हैं, फ्लोर में उसको फ्लोर रेट बोलते हैं। बस सिर्फ नाम अलग है। आप ना एग्जाम में स्ट्राइक रेट भी लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक रेट भी लिख के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इंडस्ट्री में जो यूज होता है नाम बता रहा हूं। क्या लिखा है? इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शन। इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन। अंडर दिस एग्रीमेंट ऑप्शन सेलर मतलब फ्लोर सेलर कब पैसा देगा सर ऑप्शन बायर को? जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलर agrees to make payment to the floor buyer या ऑप्शन बायर when the reference rate falls below the strike rate, that is ST less than X। सर अगर आप ब्रैकेट को नोटिस करो ना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो मैंने वही लिखा है जो कॉल या पुट में लिखा था। जरा नोटिस करो जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को पैसा पे करेगा कॉल में जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को पैसा पे करेगा पुट में जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। कॉल एक्सरसाइज होगा व्हेन ST इज ग्रेटर देन X, पुट एक्सरसाइज होगा व्हेन ST इज लेस देन X। एवरीवन, क्या यूनिक चीज है पता है? ये कॉल या पुट या कैप या फ्लोर के बारे में, ये इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट है। इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट में एक यूनिक चीज क्या है पता है? आप लोन आज लेते हो, बैंक इंटरेस्ट रेट आज बता देगा लेकिन पे बाद में होगा। आप जब लोन ले रहे हो तो आपको पता तो चल गया ना आज इंटरेस्ट रेट कितना है, नेक्स्ट क्वार्टर का है या नेक्स्ट 6 मंथ्स का, लेकिन पेमेंट कब होगा? बाद में। इसको अपन क्या बोलते हैं? अरियर्स। क्या लिखा है यहां पे मैंने? कैप्स एंड फ्लोर्स आर पेड इन अरियर्स लाइक अदर इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स। दैट इज आज जो 3 महीने का रेट है, a 3-month rate today will be used to calculate the amount paid or received after 3 months। इसका मतलब क्या सर? यहां पे ध्यान दो ना, ये इधर
अगर मैं ये डेट्स देखूं और 3 मंथ के लाइबोर दिए, सो जनवरी में रेट क्या है मार्केट में? पूरा क्लास इधर ध्यान देना ओक्स, 7.7। सर ये रेट जनवरी में है, लेकिन ये यूज क्या चीज के लिए होगा? कब के पेमेंट के लिए? अप्रैल 1 के पेमेंट के लिए। तो अप्रैल 1 में मैं क्या भाव से पे करूंगा? 7.7। जुलाई में मैं क्या रेट से पे करूंगा? डिसाइड अप्रैल 1 पे हो गया, लेकिन पेमेंट इन अरियर्स होता है, तो पे कब करोगे? नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट वो डेट जहां पे इंटरेस्ट रेट रिकैलकुलेट हुआ है, उसको बोलते हैं रीसेट डेट। रीसेट डेट। सर इन शॉर्ट जनवरी पे पेमेंट होगा क्या? अपने को नहीं पता क्या रेट से पेमेंट होगा, तो पहला पेमेंट जाएगा किधर? इधर अप्रैल को। क्या रेट से? 7.7। समझा क्या पब्लिक? अरे नहीं जा रहे, जान दो। जुलाई में क्या रेट से पेमेंट होगा सर? 8%। अक्टूबर में 8.4, जनवरी में 8.6। इसका कुछ काम है क्या? तो सर नेक्स्ट सम में देखो, इसीलिए दिया नहीं। बाकी स्टूडेंट को क्या लगा? अरे इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन मिसिंग हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स आर पेड इन अरियर्स। मतलब सर यहां पे पहला पेमेंट कब होगा? डेट देखो, अक्टूबर में क्या रेट से? 4.5, जनवरी में 6, अप्रैल में 4, एवरीवन अप्रैल में 4, जुलाई में 3, और इधर रेट ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं है मेरे को। एवरीवन राइट? ये है टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या लिखा है? कैप्स एंड फ्लोर्स आर पेड इन अरियर्स लाइक अदर इंटरेस्टेड इंस्ट्रूमेंट दैट इज अ 3 month rate टुडे विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड और रिसीव्ड आफ्टर 3 months फ्रॉम टुडे। समझा क्या पब्लिक? देयरफॉर सुनना अच्छे से पब्लिक, देयरफॉर द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड और नोन। आपको पहले ही पता है ना आज कि नेक्स्ट टाइम पे कितना पेमेंट करने का है। मतलब सर मैं जनवरी में खड़ा हूं तो अप्रैल में पे ऑफ कितना होने वाला है ये आज ही पता है, बिकॉज एवरीथिंग इज पेड इन अरियर्स। So at every payoff day, the reference rate is predetermined at the previous settlement itself. मतलब हर पे ऑफ डे पे जनवरी पे कितना पे करना है ये अक्टूबर में डिसाइड हो गया है। एवरीवन अप्रैल में कितना पे ऑफ करना है वो जनवरी में ही डिसाइड हो गया है। सर सब चीज का पेमेंट कब होने वाला है? बाद में। सब चीज का मतलब आपने जहां से लोन लिया या दिया है उसका पेमेंट भी अरियर में होगा, और ऑप्शन का पे ऑफ भी बाद में होगा। बाद में मतलब जब ड्यू है। मतलब सर अगर मैं ये वाला एग्जांपल करूं, इसमें सर ये 40 और 228 डे वाले में मैं लोन कब लेने जा रहा हूं या देने जा रहा हूं, व्हाटएवर, 48 डे पे, उसका इंटरेस्ट रेट तो उस दिन पे डिसाइड हो जाएगा, लेकिन पे ऑफ कब होगा? 220वें दिन पे लोन का। तो ऑप्शन से भी पैसा कब मिलेगा मेरे को? 220वें दिन पे। तो दोनों दिन साम सामने सेटल हो जाएगा ना, अंडरलाइन में जितना देना लेना है सामने ऑप्शन से लेना देना साथ में। एवरीवन ऑप्शन में दोनों चीज का पे ऑफ ऑन लास्ट डे होता है। उसके बाद में पढ़ाना हो एफआरए। एफआरए में पेमेंट जो डेरिवेटिव का जो पेमेंट है ना वो अपफ्रंट होता है। अपफ्रंट मतलब कौन से दिन पे? कौन से दिन पे हो जाएगा? 48 डे पे हो जाएगा। तो सामने वाला पेमेंट कब करता है? एफआरए में अपफ्रंट करेगा। तो सर वो सेम अमाउंट पे करेगा क्या? वो क्या करेगा सोचो जरा। आपको 100 रुपया 220वें दिन पे मिलने वाला था, आप उसको क्या बोल रहे हो 40वें दिन पे दे, तो पूरा देगा क्या? वो डिस्काउंट करके दे देगा। ये होने वाला है एफआरए में, इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में क्या लिखा है मैंने? ऑप्शन में there is no time value considered for caps and floors, क्यों? because we settle everything at the end। लेकिन मैंने नीचे ब्रैकेट में रेफर एफआरए लिखा हुआ है। एफआरए में यही चीज में फर्क है, सब अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अपफ्रंट पेमेंट होता है। अब ऑप्शन में ऐसा होता है, एफआरए में ऐसा होता है। ये सर आप जो मन चाहे कर सकते हो। ऑप्शन में भी अपफ्रंट मंगा सकते हो, एफआरए में भी बाद में दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कोई एक्सचेंज नहीं बनाने वाला है ट्रेड, ये कस्टमाइज्ड है, ओटीसी है, मेरे को जैसा सामने वाले के साथ अग्रीमेंट हो वैसा।
सो क्या लिखा मैंने, लाइक ऑल अदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कैप्स एंड फ्लोर्स आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, देयरफॉर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड कैन टेलर द अग्रीमेंट टू सूट देयर स्पेसिफिक नीड्स. तो सर मैडम जैसा दो जन को जमे वैसा दे कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट्स. मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में क्या होता है दुनिया में, पेमेंट सब लास्ट में होता है. एफआरएम में अपफ्रंट होता है. तो एफआरएम में डिस्काउंटिंग होगा, यस. इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में कुछ डिस्काउंटिंग नहीं होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. अब सर दो जन मिलके जब अग्रीमेंट बनाएंगे ना, अग्रीमेंट, तो क्या क्या चीज मिनिमम चाहिए. ये अभी जो मैंने आपको लोन बोलाओ, आप बताओ. पब्लिक कॉल और पुट, या कैप. कॉल और पुट से मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैप और फ्लोर पढ़ा रहा हूं. सर दो जन ने मिलके अग्रीमेंट बनाने का है कैप और फ्लोर का, तो क्या क्या चीज चाहिए सर मेरे को. जरा क्वेश्चन में देखो, ढूंढो मत, सिर्फ देखो क्या क्या चीज चाहिए. कितने टाइम का अग्रीमेंट बनेगा, उसमें रिकैलकुलेशन कब कब होगा, 3 महीने पे, 2 महीने पे, 6 महीने पे. रेफरेंस रेट क्या रखे, लाइबोर माइबोर रेपो, क्या दो पार्टी को नक्की करना पड़ेगा. ये तीसरा चीज. चौथा चीज, कितने अमाउंट पे, नोशनल प्रिंसिपल. और पांचवा, दोनों क्या रेट पे स्ट्राइक रेट डिसाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या चीज पे डिसाइड होगा. सो एक अग्रीमेंट में 5 चीज आएगी मिनिमम. क्या बताओ, लेंथ ऑफ अग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, पूरा अग्रीमेंट कितने टाइम का बनेगा. जैसे आप ये देख रहे हैं, आप इसको, इसके अंदर कितने पेमेंट होने वाला है, 4, तो 1 साल का अग्रीमेंट है. कब कब रिकैलकुलेट हो रहा है, क्वार्टरली. तो रेफरेंस रेट भी लाइबोर लूंगा, कब का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, कितने का, 3 महीने का. इसीलिए उन्होंने भी 3 मंथ लाइबोर दिया हुआ है. समझा. नोशनल प्रिंसिपल कितना है सर, ये सब में देखो 100 मिलियन मिला क्या पब्लिक. और स्ट्राइक रेट दिया रहेगा, स्ट्राइक रेट या कैप या फ्लोर रेट दिख रहा है पब्लिक, 8%. ये 5 चीजें अग्रीमेंट में होना जरूरी है. 5 चीजें अग्रीमेंट में होना जरूरी है. इधर देखो जान, रेफरेंस रेट, स्ट्राइक रेट, लेंथ ऑफ अग्रीमेंट, रीसेट फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली क्या रहेगा, और ये सब किस पे कैलकुलेट होगा, नोशनल प्रिंसिपल. एवरीवन, अब मैं आपको बताने वाला हूं मैजिक. डायरेक्ट इफेक्टिव रेट. पब्लिक इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है पता है मेरे को, ऑप्शन में पे ऑफ कितना होगा बता, एक्चुअल लैंडिंग या बोरोइंग में क्या होगा, आउटफ्लो इनफ्लो वो बता, और दोनों को मिलके इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा वो बता, और उसी पे इफेक्टिव रेट निकाल. ये 4 चीज इंस्टीट्यूट मेरे को पूछ सकता है. पब्लिक दिख रहा है, ऑप्शन पे ऑफ, एक्चुअल कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट और इफेक्टिव रेट. आपको ना अगर प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट जो मैं पूरा एसएफए में यही पढ़ा रहा हूं, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. इंस्टीट्यूट क्या पूछता है नहीं पूछता, तेल लेने का ऐसा पढ़ो कि कल सवेरे जाके इसको बेच पाऊं, इसमें बिजनेस कर पाऊं. तो है ना मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती. सो अभी जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, पूरा क्लास है ना पहले आंसर बता देगा. सर सपोज 1 year कैप अग्रीमेंट हैज अ कैप रेट ऑफ 8%. कैप रेट, स्ट्राइक रेट, इसके ऊपर सर सम इधर ही हो गया, इसके ऊपर कॉस्ट जाएगा क्या, जाएगा तब ऑप्शन दे देगा. सो मेरा इफेक्टिव रेट मैक्सिमम क्या होने वाला है सर, 8%, प्लस अगर कुछ स्प्रेड रहा तो. समझा क्या. कौन देगा कैप, जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, बोरोवर. Suppose 1 year cap has a cap rate of 8%, notional principal 100 million, the frequency of the settlement is quarterly and the reference rate is 3 महीना LIBOR. The contract began on 1st January, determine the payoff. देखो उन्होंने भी बोला payoff कब ढूंढो, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नेक्स्ट जनवरी. क्यों, क्योंकि जनवरी का जो रेट है उसका payoff कब होगा, अप्रैल में होगा. पब्लिक सम इधर ही हो गया है, पता है क्या. आप अभी बताओगे अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में, मेरे को इधर ही बिना कैलकुलेशन के इफेक्टिव रेट बताओगे. सर व्हाट इज द ऑप्शन, पूरा क्लास ध्यान देना. 8% के ऊपर जब भी जाएगा ऑप्शन दे देगा. सर अप्रैल में क्या रेट एप्लीकेबल है मार्केट में, 7.7, 8 के ऊपर गया क्या, तो मेरे को इफेक्टिव रेट कितना होगा सर, 7.7 ही होगा. और ऑप्शन एक्सेस होगा क्या, नहीं. जुलाई में रेट एप्लीकेबल क्या है, 8 के ऊपर गया क्या, नहीं, 8 ही पे एटीएम ऑप्शन है. तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा,
8 अक्टूबर में रेट एप्लीकेबल है 8.4, 8 के ऊपर गया, मेरा मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगा? ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यस मेरा मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगा? 8% ही होगा, ऊपर का ऑप्शन दे देगा। सर जनवरी में रेट एप्लीकेबल क्या होगा? 8.6, सर 8 के ऊपर का वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यस ये दोनों केस में होगा। और मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा सर? मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा सर? 8% ही होगा, क्योंकि ऊपर सब ऑप्शन दे देगा। अब जो कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट बोले वो सब मैं कर दूं, लेकिन इफेक्टिव रेट देख लो, इफेक्टिव रेट मेरा 8 के ऊपर जाने ही नहीं वाला। एवरीवन इफ यू कैन सी इफेक्टिव रेट, समझ में आ रहा है क्या? जब भी रेफरेंस रेट देख लो, जब भी 8 या उसके ऊपर जाएगा आपका तो 8 ही रहेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो मजा करो। अब सर ऑप्शन कब कब एक्सरसाइज होगा? जब भी 8 के ऊपर जाएगा। मतलब कौन सा पता है? सिर्फ जुलाई नहीं, अक्टूबर में और जनवरी नेक्स्ट ईयर में एक्सरसाइज होगा ऑप्शन, जनवरी और उसमें एक्सरसाइज होगा, बाकी दोनों में 0। अब उन्होंने ये सब कैलकुलेशन ना सर, जितना भी दिन बनता है, जैसे कि सर जनवरी से अप्रैल में कितना दिन बनता है? 90, अप्रैल से जुलाई में 91, जुलाई से अक्टूबर में 92 और अक्टूबर से जनवरी में 92, उतने पे कैलकुलेशन भी करो और उसको सबको एनुअलाइज भी करो, एग्जैक्ट 7.7 ये आएगा। आपको चाहिए तो किसी का भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर का आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट ट्राई। कितना अक्टूबर में मैं अंडरलाइन में कितना पे करूंगा सर? 8.4 करो सर, 8.4% ऑन 100 मिलियन। कितने दिन के लिए? सुनना अच्छे से, जुलाई से अक्टूबर में कितना दिन पड़ता है पता है? 92। जुलाई से अक्टूबर में 92, तो 92/365 करो। कितना अमाउंट बताओ मेरे को? 2117260 आया, एम प्लस में डालो। ये आपको बैंक को भरना था, लेकिन सर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कितना? 0.40 मिलेगा, 8.4 हो गया ना, तो 0.40 कितने पे? 100 मिलियन इंटू 92/365, 0.4% इंटू 100 मिलियन इंटू 92/365, आपको ये आया 1000822। सर सुनो, वो वाला भरना था, ये वाला मिलेगा, एम माइनस में डालो, आपको एमआरसी ये आना चाहिए 2016438। कितने पे? $100 मिलियन पे, तो डिवाइडेड बाय करो 100 मिलियन डॉलर किया इंटू 100, और इसको एनुअलाइज कैसे? 365/92 इंटू 365/92, एग्जैक्ट 8%। सर ये सुनना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं, ये आउटकम चाहिए था, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मारा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मार के ये आउटकम नहीं आए, बाकी पूरी दुनिया के लिए ये सब कैलकुलेशन करके आए। अपने स्टूडेंट को पहले ही पता है मेरे को यही आउटकम चाहिए था, 8 के ऊपर नहीं चाहिए था, इसके लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट मारा है। अब डरता है स्टूडेंट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से, लेकिन क्या नया चीज है मेरे को बताओ इसमें? सर यही तो चाहिए था मेरे को, वही तो मार रहा हूं। हाँ, सब इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट पे छोटा मोटा चीज है, अरियर पे होगा, नोशनल प्रिंसिपल पे होगा, दिन निकाल लूंगा बस। अब देखो पूरे क्लास को मैं बता रहा हूं, ये क्या था? इंटरेस्ट रेट क्या था सर? कैप। सर ये इंटरेस्ट रेट फ्लोर रहता सेम स्ट्राइक रेट पे, तो आपको क्या डर था? इंटरेस्ट रेट गिरने का। तो सर जब जब गिरेगा तो आपको मिनिमम कितना मिलेगा? 8। बढ़ेगा तो सब आपका, ऑप्शन एक्सरसाइज ही मत करो। तो सर अप्रैल में पे ऑफ एक्चुअल में कितना होगा? 7.7, लेकिन इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो मेरे को मिनिमम कितना मिलेगा? 8। तो मेरा अप्रैल का पे ऑफ कितना हो जाएगा सर? 8% हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट फ्लोर है तो। लेकिन सर उसके बाद 8 या उसके ऊपर ही ना रेट, तो ऑप्शन एक्सरसाइज, इंटरेस्ट रेट फ्लोर रहता तो ऑप्शन एक्सरसाइज, तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा? 8, 8.4, 8.6, बात खत्म। यही है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, कॉल पुट, उसी का कॉम्बो कैप फ्लोर। एवरीवन विथ मी ऑन दिस? कॉल पुट कैप फ्लोर। तो बताओ पब्लिक पूरा, कॉल का कॉम्बो कैप, पुट का कॉम्बो फ्लोर,
कौन लेगा इंटरेस्ट रेट कैप? जिसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है। उसका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा अगर वो कैप लेगा एट स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक रेट के ऊपर कॉस्ट जाएगा नहीं, तो स्ट्राइक रेट प्लस स्प्रेड विल बी योर मैक्सिमम कॉस्ट। फ्लोर कौन लेगा? जिसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है, लेंडर। उसका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा अगर वो स्ट्राइक रेट पे फिक्स कर देगा, लॉक कर देगा फ्लोर। वो स्ट्राइक रेट के नीचे जब भी जाएगा ऑप्शन से पैसा मिलेगा तो उसको मिनिमम कितना मिलेगा? स्ट्राइक रेट प्लस स्प्रेड अगर दिया रहेगा तो। दैट्स व्हाट इट इज। एवरीवन गॉट दैट? तो सर आई रिपीट, कॉल का कॉम्बो कैप, पुट का कॉम्बो फ्लोर, और कैप और फ्लोर का कॉम्बो मैं कराऊंगा ब्रेक के बाद। कैप और फ्लोर का कॉम्बो कराऊंगा मैं ब्रेक के बाद। बट isn't it interesting? I hope it is. Sir, let me tell you, मेरी बात सुनो पब्लिक। 700 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव मार्केट है, उसमें से 450 ट्रिलियन डॉलर ना इस पे, ना स्टॉक पे, ना बॉन्ड पे, ना कमोडिटी पे, ना करेंसी पे। आप अगर गलती से भी बैंक में करियर बनाने वाले हो, सिर्फ सीए पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, आप गलती से भी बैंक में करियर बनाने वाले हो या फाइनेंस में या एनबीएफसी में, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोन। दिस विल बी द क्वेश्चन इन इंटरव्यू इफ यू वांट टू गेट इनटू बैंक्स। इट्स द सेम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। एवरी बैंक्स do this thing. Every banks have to do this thing because every bank's portfolio is vulnerable on interest rates. So this is the biggest volume, and since this is all OTC ना, ये सब OTC में होता है ना, इसीलिए आपको जिंदगी भर ये सब ऑडिट में दिखेगा ही नहीं। दो बैंक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ये, इन द बुक्स, जिसको मैं बोलता हूं चोपड़े में कॉन्ट्रैक्ट है, बुक में है। आपको इन रियलिटी ये सब का क्यों नहीं दिखेगा पता है? क्योंकि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मारा है मैंने $5 मिलियन का, 5 मिलियन तो एक्सचेंज होने ही नहीं वाला है। वो 5 मिलियन पे इंटरेस्ट भी नहीं होने वाला है, वो 5 मिलियन पे इंटरेस्ट का डिफरेंस ही होने वाला है। मतलब एक्चुअली एक्सचेंज ऑप्शन में देखो, एक्सचेंज कितने का हो रहा है? 1 लाख डॉलर का हो रहा है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट कितने का था? 100 मिलियन का। सो सर आपको ये 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट दिखेगा, जो बैंक के बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहेंगे, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ये 1 लाख का पेमेंट 100 मिलियन के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे। सर दिस इज द बिगेस्ट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एवर इफ यू वांट टू मेक योर करियर। आई एम टीचिंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड प्लस नाउ यू कैन राइट दिस इन थियरी। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट कैप, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट फ्लोर, हु टेक्स व्हाई, द मोस्ट आस्क्ड थियरी। अंडरस्टूड एवरीवन? सर मैं ऐसे बोलूं इंटरेस्ट रेट कैप पढ़ लो, क्या पढ़ते हैं, लेकिन अभी पता चलेगा कौन लेगा, क्यों लेगा, वो लिख सकते हो 4-5 लाइन, हो गया आपका उसमें थियरी। चलो बाकी का अपन लंच के बाद।